there is no constitution. All that is left is amendments. These were the words of Mr. Acharya Kripalani, who was a former Constituent Assembly member. In this video, let's go through 10 Constitutional Amendment Acts which changed India forever. This video is inspired from an article written by Mr. Sengupta. इन्होंने 10 key amendments identify किए which shaped India. Let's start with the first Constitutional Amendment Act. उस टाइम पे जब इंडिया आजाद ही हुआ था and Constitution has just came into effect in 1950. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड स्ट्रकिंग डाउन लॉज. फॉर एग्जांपल, रोमेश थापर केस में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन प्रेस सेंसरशिप ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2. एट द सेम टाइम हमारी सरकार लैंड रिफॉर्म्स लेके आना चाह रही थी, जैसे कि जमींदारी अबॉलिशन. इट केम इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद राइट टू प्रॉपर्टी. इस सिचुएशन में कैसे हम सेल थ्रू करें, इसलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया. तो इसके मेन फीचर्स क्या थे? 19 क्लॉज 2 में 3 नए ग्राउंड्स आए. फर्स्ट इज पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. इन 3 ग्राउंड्स के बेसिस पे जो आपको 19 क्लॉज 1 के अंडर फ्रीडम राइट्स मिले हुए हैं उनको कर्टेल किया जा सकता है. फिर 9th शेड्यूल वाज एडेड. कोई भी आर्टिकल, कोई भी लॉ इसके अंडर डाल दिया गया तो वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड हो जाएगा. जुडिशरी इस एक्ट को या लॉ को जो भी 9th शेड्यूल के अंडर रखा जाएगा उसको वो जुडिशियरी रिव्यू नहीं कर सकती. देन आर्टिकल 15 क्लॉज 4 वाज एडेड, जिसके अंडर पार्लियामेंट विद द लॉ कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन बेनिफिट्स टू एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. फिर आर्टिकल 13(1) क्लॉज ए वाज एडेड, जिसके अंडर कोई भी लॉ जो लैंड या स्टेट्स को अक्वायर करने के लिए बना है वो चैलेंज नहीं हो सकता एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 और 19. तो दीज वर द प्रोविजंस ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. इसका इंपैक्ट क्या हुआ? जमींदारी अबॉलिशन वाज डन, ओबीसी रिजर्वेशन वाज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4. 9th शेड्यूल बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ हाउस कि कोई भी आर्टिकल, अगर कोई भी लॉ अगर इसके अंडर डाल दिया गया वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड हो जाएगा. देन पब्लिक ऑर्डर, इट इज वाइडली क्रिटिसाइज्ड टर्म क्योंकि पहले कुछ और मेंशन था जो कि हम देखेंगे, वो है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज अ वेरी नैरो टर्म कि कोई भी स्पीच जो स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रही है वही आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंडर वो चैलेंज हो सकती है. बट पब्लिक ऑर्डर इज अ वेरी जेनरिक टर्म. मैं कुछ भी बोल दूं, अगर वो पब्लिक ऑर्डर को वायलेट कर रहा है या थ्रेटन कर रहा है तो मेरी स्पीच को कर्टेल किया जा सकता है, विच इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1. तो इसका करंट रेलेवेंस क्या है? आईआर कोयलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉ रखा जाएगा आफ्टर अप्रैल 24, 1973 वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर ही होगा, वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल्सो जो फर्स्ट अमेंडमेंट के अंडर पब्लिक ऑर्डर ऐड हुआ था ना, इट हैज बीन यूज्ड वाइडली कि आपके इंटरनेट के प्रिविलेजेस, आपका इंटरनेट का एक्सेस को रोकने के लिए पब्लिक ऑर्डर इज यूज्ड कि यार अगर हमने इस टाइम पे इंटरनेट की यूजेज दे दी लोगों को तो पब्लिक ऑर्डर थ्रेटन हो जाएगा. और जो ओबीसी की रिजर्वेशन है, अभी भी इंदिरा सोनी केस ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके अंडर क्रीमी लेयर है जो प्रिविलेज सेक्शन है विद इन ओबीसीज, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी. तो अभी भी ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी वो अभी भी रेलेवेंट है. अब देखते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. इस टाइम पे हो क्या रहा था? इमरजेंसी लगी हुई थी. जो रूलिंग गवर्नमेंट की इंदिरा गांधी जी की, उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड 50 आर्टिकल्स वर अमेंडेड. ये हुआ क्यों? जो ऑब्जेक्टिव सरकार ने बोला कि यार हम ना स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं. बट जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बोला कि रियल ऑब्जेक्टिव क्या था?
कि पावर को सेंट्रलाइज करना था इन्होंने, प्रेस को सेंसर करना था एंड डिटेंशंस करनी थी ऑन मास स्केल. बिकॉज ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स 42nd अमेंडमेंट वाज डन. फीचर्स क्या थे? प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी वर्ड्स ऐड हुए. फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई कॉन्स्टिट्यूशन में एज आर्टिकल 51 क्लॉज ए. जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल कर दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिस्ट्रिक्टेड है. आर्टिकल 31 सी ऐड हो गया. कोई भी डीपीएसपी अगर आर्टिकल 39 बी एंड 39 सी को इंप्लीमेंट करने के लिए आया है, कोई भी लॉ जो ये दोनों डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए आया है, वो चैलेंज नहीं होगा इन जुडिशरी. देन कुछ डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रीमेसी दे दी गई. पार्लियामेंट की टर्म को भी बढ़ा दिया गया, 6 साल कर दिया गया. स्टेट लेजिस्लेचर की टर्म को भी. ट्रिब्यूनल्स भी ऐड हुई इसमें, आर्टिकल 323 ए एंड 323 बी. हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को भी कर्टेल किया गया एंड पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स को अनलिमिटेड डिक्लेयर कर दिया गया. इंपैक्ट क्या हुआ? दिस वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल बैक ऑफ राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री. इसको डेंजरस डेकेड्स भी बोलते हैं कि ये वो वाला डेकेड्स था कि इंडिया की डेमोक्रेसी ही खत्म हो सकती थी. इस टाइम पे क्रिटिक्स ये भी बोलते थे कि यार जो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था इंडिया की डेमोक्रेसी का, ये खत्म हो गया. फिर सिटीजन्स की ड्यूटीज कोडिफाई हुई पहली बार. पार्लियामेंट को जुडिशरी के ऊपर सुपीरियर बनाने का अटेम्प्ट हुआ और मिनर्वा मिल केस में जुडिशियल रिव्यू जो हो रहा था अमेंडमेंट्स के लिए उसको रिस्टोर कर दिया गया, जो आर्टिकल 42 में 42nd अमेंडमेंट में स्ट्रक डाउन हुआ था. इसकी रेलेवेंस क्या है? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो वर्ड्स ऐड हुए थे आज भी रेलेवेंट है. फंडामेंटल ड्यूटीज आज भी सुप्रीम कोर्ट यूज कर रहा है, जैसे कि मोहन कुमार सिंघानिया केस में इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन रिलेटेड जो ड्यूटीज हैं उस पर फोकस हुआ. जो ट्रिब्यूनल्स हैं आज भी काम कर रही हैं, जैसे कि कैट, आर्म्ड फोर्सेस की ट्रिब्यूनल्स हैं. आगे देखते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. इस टाइम पे चल के आ रहा था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो जनरल इलेक्शंस हार गई 1977 के और जनता पार्टी आ गई अंडर मोरारजी देसाई. जो जनता पार्टी आई थी वो इलेक्टोरल मैंडेट जो लेके आई वो ये था कि जो भी इमरजेंसी पे एक्सेसेस हुए थे उसको अंडू करो, कि जो इमरजेंसी पे गलत काम हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसको रिवर्ट बैक करो. तो हुआ क्या? जो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन था प्री इमरजेंसी उसको रिस्टोर किया गया. राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और आर्टिकल 352 को अमेंड करके पहले जो इमरजेंसी लगती थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस पे लग जाती थी, बट अब उसको चेंज करके आर्म्ड रिबिलियन कर दिया गया. अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगानी है उसके लिए अब कैबिनेट की रिटन एडवाइस चाहिए होगी. पहले ओरली लगा दी थी इन द केस ऑफ इमरजेंसी. पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होगी विद स्पेशल मेजॉरिटी विद इन 1 मंथ. पहले ये सिंपल मेजॉरिटी थी विद इन 2 मंथ्स. और लोकसभा को पावर दे दी गई कि वो इमरजेंसी रिवोक कर सकते हैं विद सिंपल मेजॉरिटी. आर्टिकल 358 एंड 359 को टाइटन कर दिया गया. इमरजेंसी के अंडर भी आर्टिकल 20 एंड 21 को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे. इसके इंपैक्ट्स क्या हुए कि जो प्रॉपर्टी थी, राइट टू प्रॉपर्टी थी, वो उसका जो स्टेटस था वो नीचे आया. पहले फंडामेंटल राइट था, अब कॉन्स्टिट्यूशन राइट है. इसमें एक चीज हुई, आर्टिकल 21 एंड 20 को इनवॉयलेबल डिक्लेयर कर दिया गया डिस्पाइट इमरजेंसी. 44th अमेंडमेंट में जो रिस्ट्रिक्शंस आई थी कि इमरजेंसी लगने पे वो वर्क की, और 1975 लाइक इमरजेंसी उसके बाद कभी नहीं लगी इंडिया में.
इसका रेलेवेंस क्या है? आर्टिकल 300A, आज भी अगर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होते हैं वो इसी के अंडर सुलझाए जाते हैं। इमरजेंसी प्रूफ स्टेटस मिल गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके बाद इमरजेंसी उस स्टेट की कभी नहीं लगी। फिर आ गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट और 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस टाइम पे चल क्या रहा था? इंडिया की पॉलिटिक्स वाज रिडन बाय मास डिफेक्शंस। एक एमएलए थे उस टाइम के, गया राम नाम था उनका। उन्होंने एक ही दिन में 3 पॉलिटिकल पार्टी स्विच कर ली। तो इनसे ही इंस्पायर्ड होकर इंडिया की पॉलिटिक्स को नाम दे दिया गया आयाराम गयाराम। तो जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा उनका जो आइडिया था कि यार हमें इसको चेंज करना है। तो कुछ एडिशंस हुई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले 10th शेड्यूल ऐड हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए गए। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स भी मेंशन है, एक्सेप्शंस भी मेंशन है, जैसे कि मर्जर। और जो पावर होगी डिफेक्शन की, कि अगर किसी ने डिफेक्ट कर दिया उस पर रूलिंग कौन देगा, वो होगा स्पीकर। ओरिजिनली स्प्लिट भी इसमें था एज एन एक्सेप्शन, बट विद 91st अमेंडमेंट एक्ट इसको हटा दिया गया। इसके इंपैक्ट क्या हुए? सबसे पहले फ्लोर क्रॉसिंग सिग्निफिकेंटली कम हो गई, बट जो स्पीकर का रोल था वो अभी भी कंट्रोवर्शियल है। मर्जर अभी भी लूप होल, एज अ लूप होल यूज हो रहा है, जैसे कि हमने शिवसेना के स्प्लिट में देखा 2022 में। कि हो तो होलोन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जो स्पीकर का डिसीजन है अंडर 10th शेड्यूल, इट इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। इसका रेलेवेंस देख लेते हैं। आज भी डिफेक्शन तो चल ही रही हैं, तो जो 52nd अमेंडमेंट थी टू रिस्ट्रिक्ट दीज अमेंडमेंट्स, दीज डिफेक्शंस इज स्टिल रेलेवेंट। जैसे कि शिवसेना स्प्लिट में देखा, तेलंगाना डिफेक्शंस में देखा, मणिपुर पॉलिटिकल क्राइसिस में देखा हमने। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई केस में क्वेश्चन किया था कि यार रिफॉर्म्स की जरूरत है विद इन डिफेक्शन लॉ, इंडियाज एंटी डिफेक्शन लॉ। और एक सेपरेट बॉडी की डिमांड हुई कि सारी पावर ना स्पीकर को मत दो। नाउ कम 61st अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले क्या था कि 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज, बट इनको पावर वोटिंग की कब मिलेगी? जब वो 21 साल के हो जाएंगे। तो यूथ था वो बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव था, जैसे हमने जेपी नारायण मूवमेंट में देखा था, बट इनको वोटिंग राइट्स इतने नहीं थे। जब 21 साल के होते थे तब ही मिलता था। ग्लोबल प्रेसिडेंट क्या था कि जो यूएस ने 1971 में 18 साल एज कर दी थी ऑफ वोटिंग। तो राजीव गांधी जी ने जो 61st अमेंडमेंट एक्ट को बोला था, एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फुल फेथ इन द यूथ ऑफ द कंट्री। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले वोटिंग एज को 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया। यह अमेंडमेंट यूनानिमसली पास हुई थी पार्लियामेंट में। इसने 5 करोड़ नए वोटर्स ऐड किए इन द इलेक्शन प्रोसेस। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? आज तक सबसे ज्यादा एडिशन इन द फ्रेंचाइज 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने की, और यूथ एक सिग्निफिकेंट डिसिसिव डेमोग्राफिक बन गया इन इंडियाज इलेक्शंस। और जो कैंपेन स्ट्रेटेजी थी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें भी सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आज भी आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज यूथ को बहुत ज्यादा केटर करती हैं व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस। कंटेम्पररी रेलेवेंस देख लेते हैं। इंडिया के जो यूथ है, इट इज लार्जेस्ट वोटर इन द वर्ल्ड। 9 से 10 करोड़ वोटर्स हैं जो 18 से 25 की ब्रैकेट में आ रहे हैं। और एक डिबेट चल रही है कि यार और नीचे कर दो, 16 साल एज कर दो, 18 साल से 16 साल एज कर दो। स्कॉटलैंड में हो गया ये। और यूथ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पे आज भी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ध्यान दे रही हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज यूथ विंग्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो दिस इज कंटेम्पररी रेलेवेंस ऑफ 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देन केम 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले क्या था, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ना, तो 2 अपोजिंग आइडियाज थे। फर्स्ट वाज गिवन बाय महात्मा गांधी
उन्होंने स्वराज का आइडिया दिया था कि जो विलेजेस हैं उनको स्वराज डिक्लेयर करो, कि स्वराज का स्टेटस दो उनको। बट अंबेडकर की जी क्या बोल रहे थे कि यार विलेजेस आर डेन ऑफ इग्नोरेंस, इनको हम पावर नहीं दे सकते, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, इसलिए उनके ये आइडियाज थे। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से पहले क्या था, लोकल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट कर रही थी, पंचायती राज एग्जिस्ट कर रहा था, बट उनका स्टेटस ना कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि इलेक्शंस ही नहीं होते थे, जो लोअर कास्ट है, SC STs हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रही इन द ग्राम सभा। हुआ क्या, बलवंत राय मेहता कमेटी आई, अशोक मेहता कमेटी आई एंड LM सिंघवी कमेटी आई। इन तीनों कमेटीज ने रिफॉर्म्स सजेस्ट किए। LM सिंघवी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देने का भी सजेशन दी कि यार PRIs को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दो। ये स्टेटस देने के लिए सबसे पहले राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट ने ट्राई किया, बट वो पास नहीं हुआ बिल। देन PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने 1991 में यह बिल पास कर दिया। इसके फीचर्स देख लेते हैं। एक और आइडिया है, कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुई ना, ये इंटरनली मोटिवेटेड नहीं थी कि यार हमें ग्रास रूट्स पे डेमोक्रेसी लेके जानी है, बट ये एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस थी। कैसे? 1990s में BOP क्राइसिस चल रहे थे इंडिया में, तो इंडिया IMF के पास गया कि यार हमें ग्रांट्स दे दो। IMF ने बोला कि हाँ यार ठीक है दे देते हैं, बट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आपको अपनाना पड़ेगा, इसके अंडर गवर्नेंस रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। तो यह बोला जाता है कि यार जो इंडिया ने ग्रास रूट डेमोक्रेसी अपनाई, इट वॉज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। IMF ने बोला कि अगर आपको हम फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं तो आपको LPG रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे, आपको लिबरलाइज करना पड़ेगा, आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा और गवर्नेंस रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। इसलिए ग्रास रूट्स पे जो PRIs थी उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया। अब पहले 73rd अमेंडमेंट एक्ट के फीचर्स देख लेते हैं। पहले तो पार्ट 9 ऐड हो गया, 11th शेड्यूल ऐड हुआ, 29 सब्जेक्ट्स थे इसमें। 3 टीयर्ड पंचायती राज बनाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत सबसे नीचे, फिर पंचायत समिति एंड देन जिला पंचायत। रिजर्वेशंस प्रोवाइड हुई, 1/3 फॉर द वुमेन एंड टू द SC एंड ST ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। फिक्स्ड 5 ईयर टर्म हो गई। इससे पहले क्या था, अगर एक बार डिसॉल्व हो गई उसके बाद इलेक्शंस ही नहीं हो रहे, अब 5 साल ही चलेगी, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शंस करवाने हैं। देन स्टेट फाइनेंस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड and Gram Sabha was given a constitutional recognition। 74th के क्या फीचर्स थे? पार्ट 9A ऐड हुआ, 12th शेड्यूल ऐड हुआ, 18 सब्जेक्ट्स थे इसमें। 3 टाइप्स की अर्बन लोकल बॉडीज इसमें प्रोवाइडेड थी। पहले थी नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें भी सेम रिजर्वेशन टू वुमेन एंड SC ST प्रोवाइडेड थी। वार्ड्स कमेटी भी स्टैब्लिश हुई फॉर द सिटीज जिसके 3 लाख की ज्यादा पॉपुलेशन थी। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी इसमें स्टैब्लिश हुई एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन एज वेल। इसके इंपैक्ट देख लेते हैं। दिस वॉज द लार्जेस्ट ट्रांसफर ऑफ डेमोक्रेटिक पावर इन द वर्ल्ड। एक टाइम पे ही 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए इन द लोकल लेवल। देन वुमेन को गवर्नेंस में आने का मौका मिला। कुछ तो ऐसे भी स्टेट्स हैं जिसमें 50% रिजर्वेशन है टू द वुमेन, बट अभी भी इश्यू चल रहे हैं जैसे सरपंच पति कि यार जो वुमेन है ना वो बस प्रॉक्सी वोटर्स हैं, कि वो नाम की तो सरपंच हैं बट एक्चुअली उनके पास पावर कुछ भी नहीं है। जो रूल है वो एक्चुअली में उनके मेल पार्टनर्स ही कर रहे हैं। प्रेजेंट रेलेवेंस देख लेते हैं। अभी भी 15th फाइनेंस कमीशन ने डायरेक्ट ग्रांट्स टू PRIs रिकमेंड की हैं विच आइडेंटिफाइज और हाईलाइट्स इट्स सिग्निफिकेंस। फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज के इश्यूज चल रहे हैं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे तो दिया बट उनके पास फंड्स ही नहीं है। जो लोकल बॉडीज हैं उनके पास ना फंड्स हैं, ना फंक्शंस हैं, ना फंक्शनरीज हैं। अर्बन गवर्नेंस का क्राइसिस अभी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे हमने देखा फंड्स नहीं है
इनके पास टैक्सिंग की पावर भी नहीं है कि आप टैक्स, जो स्पेशली अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो उनके पास टैक्सेशन की पावर बहुत लिमिटेड है, तो ये क्राइसिस में ही रहते हैं हमेशा। और सरकार जो लोकल गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश हुई हैं उसका भी यूज कर रही हैं, जैसे कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखा और पीएम गति शक्ति में देखा। ये पंचायत लेवल पे इंप्लीमेंटेशन इन दोनों की हो रही है। देन कम्स 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले क्या हो रहा था, तपस मजूमदार एंड रामामूर्ति कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि राइट टू एजुकेशन है ना, उसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये डीपीएसपी है। इसको ही इंप्लीमेंट करने के लिए जो 86th अमेंडमेंट आई और इसने आर्टिकल 21A इंसर्ट किया, इट बिकेम अ फंडामेंटल राइट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14 फ्रॉम 6, इट बिकेम अ फंडामेंटल राइट। और जो आर्टिकल 45 में लिखा था उसको मॉडिफाई कर दिया। पहले इसमें लिखा था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14, ये तो फंडामेंटल राइट बन गया। डीपीएसपी में क्या चेंज हुआ, इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन्होंने इंक्लूड कर दिया। आर्टिकल 51A भी ऐड हुआ विच इज फंडामेंटल ड्यूटी, कि आप अपने बच्चों को पढ़ाना भी है। इंपैक्ट देख लेते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो इंक्रीज हुई फ्रॉम 80% टू 96% इन प्राइमरी एजुकेशन। और जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं 5% की रिजर्वेशन है आज के टाइम में टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। और नो डिटेंशन पॉलिसी भी है कि बच्चों को आप 8वीं क्लास तक फेल नहीं कर सकते, ये बाद में स्ट्रक डाउन हो गई थी। आज के टाइम में क्या रेलेवेंस है, जो 6 to 14 का एज ग्रुप है ना, इनमें तो इनरोलमेंट बहुत है, बट बिलो 6 एंड अबव 14 में इनरोलमेंट सिग्निफिकेंटली कम होती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई विच शोज कि 86 अमेंडमेंट की कितनी रेलेवेंस थी, कितनी सिग्निफिकेंस थी। बट लर्निंग आउटकम जो कंसर्न्स है वो अभी भी हैं कि यार क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन तो है बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी सफर कर रही है। देन केम 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले क्या था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को स्टैब्लिश कर दी गई। कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ जजेस की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट जजेस को इलेक्ट करेगा और प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, उनको प्रेसिडेंट को इनकी बात माननी ही पड़ेगी कॉलेजियम की। इसमें इशू क्या था, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, चेक्स एंड बैलेंस वर मिसिंग फ्रॉम कॉलेजियम सिस्टम। तो इसीलिए एक इंडिपेंडेंट अपॉइंटिंग बॉडी की जरूरत लगी, इसीलिए 99th अमेंडमेंट एक्ट आया। इसमें एनजैक की स्टैब्लिश हुई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटिंग कमिटी। इसमें 6 मेंबर्स थे, सीजीआई, 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस, लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट पर्संस। इसमें सबसे यूनिक बात थी कि इसमें एमिनेंट पर्संस को इंक्लूड किया गया जो कि सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होंगे। और जो कंसल्टेशन विद सीजीआई थी उसको चेंज करके कंसल्टेशन विद एनजैक बना दिया कि अब जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जजेस को वो एनजैक की कंसल्टेशन से करेगा। इंपैक्ट यह हुए, पहली बात तो ये 99th अमेंडमेंट स्ट्रक डाउन हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक केस में बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनजैक उसको वॉयलेट कर रहा है। जस्टिस JS खेहर ने क्या बोला इसमें, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, द एनजैक गिव्स द एग्जीक्यूटिव अ वीटो ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। टिपिकल जुडिशियल बिहेवियर कि सबकी अकाउंटेबिलिटी हम इंश्योर करेंगे बट हमारी अकाउंटेबिलिटी कोई इंश्योर नहीं करेगा।
इसमें एक डिसेंटिंग जज भी थे, उन्होंने बोला था कि यार जो कोलिजियम है ना वो ओपेक है, इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो इसलिए एनजेक इज अ गुड थिंग। ये इकलौती ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी जो 21st सेंचुरी में स्टक डाउन कर दी गई। प्रेजेंट रेलेवेंस देख लेते हैं। कोलिजियम वर्सेस एनजेक डिबेट हमेशा से ही चलती रह रही है। एक बात क्या हुई 2022-23 में, जो कोलिजियम है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी, यार इस जज को ना आप अपॉइंट कर दो, बट सरकार ने किया नहीं। काफी टाइम तक उसको अपॉइंटमेंट को डिलेड करते रहे। क्यों? एज अ साइलेंट प्रोटेस्ट। यार आप हमारी रिकमेंडेशंस, हमारे अमेंडमेंट्स, जो एनजेक जो एक बिल्कुल ही ट्रू स्पिरिट में आया था, उसको आप स्ट्रक डाउन कर रहे हो। तो इट वॉज अ सेंस ऑफ साइलेंट प्रोटेस्ट। तो टेंशन तो हमेशा ही चलती रह रही है बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। देन कम्स 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम था, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम, वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। कोई टैक्स कोई लगा रहा है, कोई उसको कलेक्ट कर रहा है और कोई और उसको आगे बांट रहा है, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इससे हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सफर कर रहा था। इसीलिए केलकर टास्क फोर्स ने वन नेशन वन टैक्स का रिकमेंडेशन दी थी 2023 में। यूपीए की सरकार ने भी इसको लेके आने की ट्राई की थी 2011 में, बट वो फेल हो गए थे। लेके कौन आया? एनडीए की सरकार। इसमें मेन फीचर्स क्या थे? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को साइमल्टेनियस पावर दे दिए गए टू मेक लॉज ऑन जीएसटी। पहले जो मैक्सिमम जो लॉ मेकिंग के पावर्स थी वो पार्लियामेंट के पास थी, अब साइमल्टेनियस पावर्स हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी मैकेनिज्म लेके आए, जीएसटी काउंसिल आया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर रखा। जो लिस्ट देखते हैं हम, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं इंक्लूडेड हैं। इसमें कंपनसेशन टू द स्टेट्स का प्रोविजन भी था कि जो भी आपको टैक्स का लॉस होगा टू द स्टेट्स, उसको सरकार कंपनसेट करेगी। ये 3 स्ट्रक्चर में था। फर्स्ट था इंटीग्रेटेड जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। इंपैक्ट क्या हुआ? 17 सेंट्रल लॉस एंड स्टेट लॉस रिमूव कर दिए गए एंड 23 सेसिस भी, और सिर्फ एक टैक्स लेके आएंगे उसके रिप्लेसमेंट में। कास्केडिंग इफेक्ट था जो टैक्स ऑन टैक्स, वो बहुत ही लिमिट हो गया। ये कहा जाता है पहले 25 to 30% जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी ना, वो कास्केडिंग था, कास्केडिंग इफेक्ट था। टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे ही टैक्स लगे जा रहा था। जीएसटी नेटवर्क बिकेम द लार्जेस्ट डिजिटल टैक्स सिस्टम इन द वर्ल्ड। और जो जीएसटी रेवेन्यू था वो पहले तो थोड़ा सा डिसरप्ट हुआ था, बट अब कंसिस्टेंटली राइज कर रहा है। ऑन एवरेज 1.7 लाख करोड़ रुपया पर मंथ सरकार कलेक्ट कर रही है। और जीएसटी काउंसिल बिकेम अ यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका रेलेवेंस क्या है? सबसे पहले हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिस्कस कर ही लिया है। स्टेट की फिस्कल ऑटोनॉमी कह रहे हैं सफर की है, तो स्टेट्स काफी प्रोटेस्ट भी करती हैं कभी कभी। स्टेट्स की जो बोरिंग लिमिट्स है उस पे भी डिबेट्स चल रही हैं। सो दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। हमने एक क्विकली रीड थ्रू किया सबसे और एनालाइज किया कि वो क्यों आई और उसका इंपैक्ट क्या था। सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा टू रिवाइज ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट।